हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के संविधान से संबंधित टॉप मोस्ट प्रश्न जो सन 2000 से लेकर 2023 तक की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान की बात करें तो दोस्तों 22 भागों में विभाजित है। पहले भाग की बात करें दोस्तों तो ये संघ एवं राज्यों से संबंधित है, संघ एवं राज्यों से संबंधित है। और दोस्तों दूसरे भाग की बात करें तो दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है। कैसे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। तीसरे भाग की बात करें दोस्तों तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। चौथे भाग की बात करें दोस्तों तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है दोस्तों। अब जैसे जैसे और आगे रहेंगे, अब पूरों को नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये जो पूछे जाते हैं उन चारों को मैंने बता दिया लगभग, ठीक है। और बाकी को और को बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि 12 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, भाग 12, ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके अलावा भाग 9 की बात करें दोस्तों तो भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों भाग 9A तो किससे है दोस्तों? भाग 9 नगरीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे भाग हैं। तो हम इनको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप, तो हमारा प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है, संशोधन संबंधी पहल करनी है तो दोस्तों भारतीय संसद, ठीक है। कौन कर सकता है संशोधन? भारतीय संविधान में संशोधन कौन सा कर सकता है? भारतीय संसद कर सकती है दोस्तों, ठीक है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों कौन सा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार दोस्तों आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 24, कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाने एवं खानों में किसी अन्य जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों 14, अनुच्छेद 14 किसको दोस्तों? अनुच्छेद 14, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अच्छा दोस्तों यहाँ के यहीं एक और अनुच्छेद पढ़ लेते हैं अपन, अनुच्छेद 23, कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 23 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी से बलात्कार नहीं करवा सकते दोस्तों। बलात् यानी कि किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते दोस्तों, ठीक है। उसकी इच्छा है तो काम किया उसने, उसकी इच्छा है तो नहीं किया, लेकिन आप उसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते कि तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है दोस्तों, ठीक है। और बात करें तो बंधुआ मजदूरी दोस्तों, देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं, जैसे ठेके पे किसी व्यक्ति को लगा लिया अपन ने, ठीक है, साल भर के उसको पैसे दे दिए, उसको साल भर के लिए हमने बंधुआ मजदूरी पे लगा लिया। तो दोस्तों इसका भी विरोध क्या करता है दोस्तों? अनुच्छेद 23 इसका विरोध करता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 368 में दोस्तों, किसमें? अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 की बात करूँ दोस्तों तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों, ठीक है। दल बदल पर कानून रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? दोस्तों देखो, दल बदल संबंधी कानून पर रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित की बात करें दोस्तों तो ये 10वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है दोस्तों। और दल बदल संबंधी कानून पर रोक का प्रावधान की बात करें दोस्तों तो ये 52वें संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1985 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों तो ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। किससे? भूमि सुधार अधिनियम से। और इसके अंतर्गत बात करें दोस्तों तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों?
नवीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है, जो कि नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों भारत का जो स्वरूप है वो क्या है दोस्तों? संघीय है। क्या है दोस्तों? संघीय है भारत का स्वरूप। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल की बात चल रही है, और कौन से के? स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा? तो दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के, किसके दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य क्या करेगा दोस्तों? राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में उनको शिक्षा दी जाएगी, और नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार दोस्तों। और नीति निर्देशक तत्वों में बात करें दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। क्या जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी वे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है, और इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है दोस्तों। और मूल कर्तव्यों को अंदर ही बात करें दोस्तों, तो 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो क्या है दोस्तों? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए, यानी कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए, ठीक है। तो इसका भी वर्णन कहाँ किया गया है? मौलिक कर्तव्य में किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बात करें तो 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया दोस्तों? तो ये 2002 में, कब दोस्तों? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों मैं इतने फैक्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, और इतने फैक्ट के बाद में मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चन से बाहर आपको प्रश्न पेपर में मिलेगा ही नहीं। सिर्फ ये है कि आप दिमाग में कितना ठहरा पाते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है, किसकी दोस्तों? निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है, तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये किसने कहा था दोस्तों? ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए आप, 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए, किसके दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया? तो दोस्तों ये 44वां लाया गया था। कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु, किसके दोस्तों? मताधिकार के लिए, देखो दोस्तों वोट डालने की उम्र की बात चल रही है, ठीक है। तो मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 की गई। देखो पहले 21 वर्ष में वोट डाला जाता था, लेकिन उसको घटाकर 21 वर्ष से क्या कर दिया दोस्तों? 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, और 61वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये 61वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था दोस्तों? 1989 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये आपको आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, या पीएफसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या आईएएस लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट है दोस्तों। एक समिति थी तारकुंडे समिति, कौन सा दोस्तों? तारकुंडे समिति। और तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वेस्ट मताधिकार की आयु की गई दोस्तों, ठीक है। तारकुंडे समिति की बात करें दोस्तों, तो तारकुंडे समिति का जो गठन की बात करें दोस्तों, तो तारकुंडे समिति का गठन जो हुआ था वो 1980 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1980 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप की बात करें दोस्तों, तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों बात करें दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 123, किसके द्वारा? अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और दोस्तों यहाँ पर राज्यों में बात करें दोस्तों, ये केंद्र की बात चल रही है, लेकिन राज्यों की बात करें तो राज्य में अध्यादेश की बात करें दोस्तों, तो ये राज्यपाल करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल
किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये 213 के तहत, ठीक है, 213 के तहत। दोस्तों इसी को आप 2 को उठाकर आगे पटक दीजिए, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है, देखो प्रश्न की शैली जटिल है लेकिन प्रश्न आसान है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रहित हो, ठीक है, किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों परामर्श, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है दोस्तों। और ये परामर्श की बात करें दोस्तों, तो ये 143 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम, किसके दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? दोस्तों संविधान का प्रारूप की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो संविधान का जो प्रारूप है वो संविधान सभा ने 22 नवंबर 1949 को, कब दोस्तों? 22 नवंबर 1949 को प्रारूप बनकर तैयार हो गया था भारतीय संविधान का, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान में भारत को कहा गया है, तो दोस्तों भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, और सबसे वरिष्ठ थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1900 बात करें दोस्तों 1946 को, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। आगे देखिए आप, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों 1936 में, कब कहा दोस्तों? ये 1936 में। और किसने कहा दोस्तों? ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करें तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है ना, योजना आयोग, ठीक है। दोस्तों योजना आयोग को अभी कन्वर्ट करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, किसमें? नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये कैबिनेट मंत्री, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा दिया गया है, किसको दोस्तों? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, ठीक है। आगे देखिए आप, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो दोस्तों किस प्रधानमंत्री के काल में दल बदल विरोधी? तो दल बदल की बात करें दोस्तों, तो दल बदल की बात करें तो 10वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधी प्रावधान। और दोस्तों दल बदल की बात करें दोस्तों, तो ये हम बात करें दोस्तों, तो ये 1985 में प्रावधान किया गया था, 1985 में। और इसके माध्यम से हम बात करें दोस्तों, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 52वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, तो इस समय बात करें 1985 में, तो 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में, किसके में? राजीव गांधी के। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग थे, राज्यों के यह प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? तो दोस्तों राज्यों के प्रवर्ग 1956 में समाप्त किए गए, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? देखो दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसकी बात करें दोस्तों, तो ये अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 50 में वर्णित है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 50 में वर्णित है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, देखो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश
कौन बनी है? तो दोस्तों ये फातिमा बीबी कौन बनी है? फातिमा बीबी कौन है? फातिमा बीबी बनी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय की मुख्य, ठीक है, मुख्य महिला न्यायाधीश, यानी कि कौन सी? मुख्य महिला न्यायाधीश। तो दोस्तों वो अभी तक कोई नहीं बनी है दोस्तों, महिला कोई नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे दोस्तों? BN राव, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 1946 में क्या शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 1946 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो 3 शब्द कौन से थे दोस्तों? दोस्तों वो 3 शब्द थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, और बात करें दोस्तों तो देखो पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, इनकी बात करें तो ये प्रथम पेरा में किसमें जोड़े गए? प्रथम पेरा में, यानी कि पहली लाइन में, ठीक है, पहली लाइन में जोड़े गए। और अखंडता की बात करें दोस्तों तो ये कौन से? छठवें पेरा में जोड़े गए हैं, छठवें पेरा में जोड़े गए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? दोस्तों देखो किसको दोस्तों, देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो दोस्तों समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की बात करें दोस्तों तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1976 में, ठीक है। और बात करें दोस्तों कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक की बात चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों वित्त विधेयक की बात करें अपन, इसके अलावा बात करें अपन धन विधेयक, तो ये हमेशा दोस्तों किस सदन में? केवल लोकसभा में आता है दोस्तों। किस में आता है? लोकसभा में आता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो इनको मैं बात बता दूँ आपको, वित्त विधेयक की देखो, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक कितने प्रकार होता है? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, और दूसरा होता है धन विधेयक, धन विधेयक, और होता है एक वित्त विधेयक, ठीक है दोस्तों। तो देखो साधारण विधेयक की बात करें दोस्तों, तो साधारण विधेयक की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 107। और धन विधेयक की बात करें दोस्तों तो धन विधेयक 110 में। और दोस्तों बात करें वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है। सॉरी, इसमें देखिए आप एक मिनट रुकिए। तो 107 की बात करें दोस्तों तो 107 रुको, अनुच्छेद 107 की बात करें दोस्तों तो ये साधारण विधेयक, कौन सा दोस्तों? साधारण विधेयक। और 108 की बात करें तो साधारण विधेयक की बात करें दोस्तों तो इसके लिए क्या हो जाता है? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। और दोस्तों 110 की बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110। और दोस्तों अनुच्छेद 117 की बात करें दोस्तों तो वो वित्त विधेयक से संबंधित है दोस्तों। किससे? वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 117। और दोस्तों मैं 112 बता रहा था आपको, ठीक है। तो 112 की बात करें दोस्तों तो 112 किससे संबंधित है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण से, वार्षिक वित्तीय विवरण से। और जिसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में दोस्तों क्या बोलते हो? आप उसको बजट बोलते हो। क्या बोलते हो? बजट का उल्लेख 112 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 112 में, ठीक है दोस्तों। लेकिन बजट शब्द की बात करें दोस्तों तो संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहाँ केवल बजट शब्द के स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो दोस्तों राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है दोस्तों, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे दोस्तों, 389, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्रदान हुई? तो दोस्तों 18 जुलाई, कब दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली दोस्तों, ठीक है।
आगे देखिए आप, जब भारत स्वतंत्र हुआ, कब दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो दोस्तों भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, उस टाइम पे लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी दोस्तों? लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया, भारत और इंडिया उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? दोस्तों भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों बिना सदस्य, देखो देखो भारतीय संसद की बैठक चल रही है, ठीक है, कार्यवाही चल रही है, उसमें बिना सदस्य मतलब उसका सदस्य नहीं है, उस सदन का, वो संसद का सदस्य ही नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी का भी सदन नहीं है, फिर भी वो बैठक में भाग ले सकता है। तो दोस्तों वो कौन ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, और जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें दोस्तों, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया दोस्तों, ठीक है, 76 में वर्णन किया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, स्थायी और परिवर्तित प्रतिबंधों को तुरंत प्रभावी बनाया गया। इन्हें किस तिथि से लागू किया गया? तो दोस्तों आप सुनते आए हैं, कई बार सुना होगा आपने कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। तो बात यही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये प्रावधान तो नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, स्थायी और परिवर्तित प्रतिबंधों को तुरंत प्रभाव में बनाया गया, और बाकी की जो बची चीज़ें हैं उनको क्या किया गया? तो दोस्तों उनको 26 जनवरी 1950 के बाद से लागू किया गया। इसी कारण बात करें दोस्तों, तो दोस्तों देखो, आप एक प्रश्न पढ़ते आए हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना बात करें दोस्तों, तो 25 जनवरी 1950 को ही हो चुकी थी, ठीक है। देखो भारत का संविधान तो 26 जनवरी को हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को ही हो चुकी थी। ये कारण इसी लिए पढ़ते हैं दोस्तों, तभी तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई संविधान लागू बाद में हुआ, निर्वाचन आयोग की पहले पहले कैसे गठन हो गया? तो ये इसी कारण हुआ था, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है चुनाव, ठीक है दोस्तों, यानी कि चुनाव आयोग पहले आ गया था, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो दोस्तों अस्पृश्यता की बात करें दोस्तों, तो देखो अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, और अस्पृश्यता को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? छुआछूत, क्या बोलते हैं? छुआछूत को समाप्त किया गया दोस्तों, ठीक है। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तहत इसका प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, अनुच्छेद 131 के तहत। देखो सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय, जो देश में सर्वोपरि सबसे बड़ा न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। तो उच्चतम न्यायालय की बात करें, तो उच्चतम न्यायालय के जिक्र की बात करें दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 124 से इसके अनुच्छेद चालू हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका जिक्र है। और बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 131 क्या कहता है दोस्तों? संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को, किसके? संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र एवं राज्य के बीच संवैधानिक झगड़ों का अधिकार दिया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़े होंगे उनको सुलझाने का काम कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 131 के तहत दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों भारत में पंचायत राज अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो 24 अप्रैल 1994 को, कब दोस्तों? 24 अप्रैल 1994 को लागू हो गया दोस्तों, ठीक है। और प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को ही दोस्तों क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, ठीक है दोस्तों।
आगे देखिए, और पंचायत राज की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो पंचायत राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। कौन सा गांव दोस्तों? बगदरी। बगदरी गांव से पंचायत राज की शुरुआत हुई दोस्तों। और सर्वप्रथम कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखिए आप, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों देखो, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, किसको दोस्तों? आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु के, किसको दोस्तों? तमिलनाडु के राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने के लिए बात करें दोस्तों, तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों, देखो पंचायत के अलावा की बात करें दोस्तों, देखो पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, इन दोनों के चुनाव कौन कराता है दोस्तों? दोनों के चुनाव करवाता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो और इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बात करें दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसके अलावा वॉइस प्रेसिडेंट मतलब भारत का उपराष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा, इसके अलावा राज्यसभा, इसके अलावा विधानसभा और इसके अलावा विधान परिषद, ठीक है। इन सभी के चुनाव कौन करवाता है दोस्तों? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। कब हुई? 1950 को, ठीक है। आगे देखिए आप, अच्छा निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है? तो निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, तो ये वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है दोस्तों, ठीक है। और 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में, ठीक है। तो इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 79वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों 79वां जो संविधान संशोधन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्यसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण से संबंधित कौन सा है दोस्तों? 79वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, यही इनका प्रमुख कारण था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के, क्या दोस्तों? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 137 में निहित है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि, मतलब संसद ने कोई कानून बना दिया है या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश दे दिया है या कोई भी निर्णय दे दिया है और उसका वो पुनरावलोकन करके सही डिसीजन और दोबारा देना चाहता है, तो ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 137 में की गई है दोस्तों, ठीक है। संविधान के किस के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध है? तो दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में योगदान देने के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों जो लोकतंत्र है उसको किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। यानी कि लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, किसके रूप में? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ, ठीक है। और किसने किया था? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी का जो निर्वाचन हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, यानी कि विधायिनी के द्वारा इनका
इनका चयन हुआ था दोस्तों, यानी कि निर्वाचन हुआ था। उद्देश्य प्रस्तावना में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो दोस्तों उद्देश्य जो प्रस्ताव है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बने दोस्तों? प्रस्तावना बने दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72(1) ठीक है, 72(1) के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ही समाप्त कर सकता है दोस्तों, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही समाप्त कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए आप, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित किस विवाद पर अंतिम निर्णय जो लेता है वो दोस्तों कौन लेता है? दोस्तों सदन का अध्यक्ष। कौन दोस्तों? सदन का अध्यक्ष। और सदन का अध्यक्ष का मतलब या सभापति, ठीक है। यानी कि लोकसभा में है दल बदल संबंधित कोई विवाद, तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में है तो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति करेगा दोस्तों, ठीक है। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आगे देखिए आप, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, यानी कि जितनी भी अनुसूचित क्षेत्र यानी कि एससी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। कौन सी में? 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं दोस्तों। और 6वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये जनजाति क्षेत्र कौन कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, इनके लिए प्रावधान करता है दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य का बंटवारा कौन करता है? दोस्तों भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जो कार्यों का बंटवारा है वो कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय। कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय होता है वो कामों का और विभागों का, यानी कि मंत्रालय और विभागों के कार्यों का बंटवारा करता है दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार में 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया गया? दोस्तों 1956 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा, ठीक है, यानी कि 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया गया। और दोस्तों तब से जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था और धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए, ठीक है, और एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होते हैं? तो दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो ये देश के अंदर होता है। कहाँ होता है? देश में होता है। और इसके जिक्र की बात करें दोस्तों तो संविधान के 148 कौन सा दोस्तों? 148 कंट्रोलर एंड वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 कहता है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों तो इनका जो किस न्यायालय के वेतन के बराबर होता है, यानी कि इनका वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय उसके बराबर रखे गए दोस्तों, ठीक है। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है, ठीक है, यानी कि देश के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, इनमें ही संघ शासित प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये दोनों भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लगते हैं दोस्तों? भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी, इसके अलावा विधान
सभा, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आगे देखिए आप, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में, ठीक है, देखो दोस्तों ये प्रश्न ओल्ड है दोस्तों, इसको इग्नोर कर दीजिए आप। ठीक है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। ये उस टाइम का था जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया और ऐसा कोई प्रावधान है भी नहीं, इसको डिलीट करो आप। ठीक है, हटाओ इसको। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो दोस्तों ये मैंने बताया था, बेगार यानी कि बलात् श्रम की बात चल रही है, तो अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 23 दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? दोस्तों यानी कि वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि तो होगा क्या? गणतंत्र होगा। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि जो निर्वाचित होगा, मतलब जिसका चुनाव होगा। ठीक है, तो भारत का जो राज्याध्यक्ष है, यानी कि भारत का राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, जो क्या है दोस्तों, वो वंशानुगत नहीं है दोस्तों, वो क्या है? वो दोस्तों गणतंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि भारत क्या है? गणतंत्र है। ठीक है, तो ये देखो आप, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो दोस्तों ये गणतंत्र में, किस शब्द में? गणतंत्र में। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। दोस्तों देखो, महाभियोग की बात करें दोस्तों, तो महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया गया ना, वो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन जिस भी एग्जाम में आया है उन्होंने माना है, हम भी मानेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के अलावा किसी के भी लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, ऐसा लिखा होता है कि राष्ट्रपति के समान ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया से किसी को हटाया जाता है। ठीक है, इस तरह का दिया होता है। ठीक है, तो देखो बात करें दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों महाभियोग चलाने का प्रावधान है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। ठीक है दोस्तों, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो दोस्तों संसदीय प्रजातंत्र की बात करें दोस्तों, तो ये ब्रिटेन से प्रभावित है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? दोस्तों भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दी गई दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना पृथक संविधान है। बिल्कुल, अब इसको ऐसे पढ़िए, पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो दोस्तों ये 1957 में लागू किया गया था दोस्तों। कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान 1957 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, ये उसकी सर्वोत्तम प्रकृति है दोस्तों। ठीक है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें दोस्तों 1953 में। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अध्ययन ये अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है दोस्तों। ठीक है, किसके? 21 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 ये दोस्तों आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 20, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई? दोस्तों देखो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में हुई, पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप। और भारतीय जनसंघ के रूप में, किसके रूप में? भारतीय जनसंघ के रूप में हुई। और किसके नेतृत्व में हुई? दोस्तों ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, किसके में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और भारत में पहले गैर कांग्रेसी की बात करें दोस्तों, यानी कि पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे, तो दोस्तों वो कौन बने थे दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। क्या करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखो,
किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना, मतलब आलोचना करने के लिए उद्देश्य लाए गए हैं, लाए गए प्रस्ताव हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों पंजाब में लागू हुआ। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो पंजाब में लागू हुआ है। और दोस्तों देखो, राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। अच्छा दोस्तों, प्रथम बार की बात करें दोस्तों, तो ये 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। ठीक है, लेकिन अधिक से अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगर इससे भी आगे बढ़ाना है दोस्तों तो संसद डिसीजन लेगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों को बंटवारा कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न विभागों में कार्यों और विभिन्न मंत्रालयों में कार्यों का बंटवारा करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है? उसे कहते हैं, देखो, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किसी न्यायिक उपचार द्वारा करता है, उसे कहा जाता है, उसे अधिकार परीक्षा कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये रीट होती है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीट बोलते हैं। और ये रीट, देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो हाई कोर्ट 226, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हर फ्रेंड तक पहुँचा दीजिए जो एमपी टेट की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।